The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. फिजिकल केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया। उस चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उन ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसको आपने कंप्लीट पढ़ा रिजिड रोटर के लिए भी और नॉन रिजिड रोटर के लिए भी। उसके बाद आपने पढ़ी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हार्मोनिक मोशन के लिए भी और एनहार्मोनिक मोशन के लिए भी। उसके बाद आपने रोटेशन को और वाइब्रेशन को मिलाकर पढ़ा, जिसको आप लोग बोल रहे थे रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 21 of molecular spectroscopy. अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल के ऊपर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक करना है। कोई ना कोई कमेंट आपको ज़रूर छोड़कर जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। उसका मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपके पास आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने आपसे क्या कहा कि जब भी आप किसी फोटोन को किसी मेटल के ऊपर टकराओगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। उसके बाद आपके पास आया कॉम्पटन इफेक्ट। उसने आपसे कहा कि जब भी आप किसी मेटल के ऊपर किसी फोटोन को टकराओगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन तो निकलता है, लेकिन साथ में आपके पास एक कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन भी निकलता है। उसके बाद आपके पास आया रेले ने आपसे कहा कि जब भी आप किसी फोटोन को किसी मेटल के ऊपर टकराओगे तो आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन ही बाहर निकलने वाला है। लेकिन उसके बाद आया रमन, और रमन ने कहा कि जब भी आप किसी मेटल के ऊपर किसी फोटोन को स्ट्राइक कराते हो तो आपके पास जो निकलने वाला फोटोन है, जो स्कैटर्ड फोटोन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन्स के सेम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले और कम फ्रीक्वेंसी वाले जो फोटोन्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, इनके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। 1 in 10⁻⁶ फोटोन के अंदर कोई एक ही ऐसा फोटोन होगा जो आपके पास कम फ्रीक्वेंसी से या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से स्कैटर्ड होने वाला है। लास्ट क्लास के अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या होती है। और इस थ्योरी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वाले वही 3 कंडीशन, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है, सिलेक्शन रूल क्या होता है, या फिर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो वहां पर बात करेंगे रोटेशन के एनर्जी लेवल्स की। जब हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वाइब्रेशंस के एनर्जी लेवल्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू थ्योरी व्हेन द लाइट हैविंग hc mu bar एनर्जी फॉल्स ऑन द मॉलिक्यूल 3 पॉसिबिलिटीज अगर आप लोग अभी तक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेव नंबर की, क्योंकि स्पेक्ट्रा के अंदर आपको वेव नंबर की फॉर्म में ही डेटा गिवन होता है। तो हम भी उसको क्या करेंगे, वेव नंबर की फॉर्म के अंदर सब कुछ याद करते जाएंगे। एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, hc वेव नंबर या फिर hc mu bar भी आप इसे बोल सकते हो। आपके पास पहला केस क्या हो सकता है कि फोटोन विल स्कैटर्ड विद अनचेंज फ्रीक्वेंसी, जिसको आपने क्या कहा, जिसको रिले भी कह रहा था कि आपके पास जो फोटोन निकलेगा जो स्कैटर्ड होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी होने वाली जो आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो आपके पास वेव नंबर भी क्या होगा, सेम होगा, आपके पास एनर्जी भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो पहले केस को आप लोग क्या बोलते हो, इलास्टिकली बोलते हो। इलास्टिक क्यों बोला, क्योंकि जिस एनर्जी का आया उसी एनर्जी का आपके पास यहां से बाहर निकल गया। hc mu bar आपके पास होगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और hc mu bar ही आपकी होगी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी। सेकंड केस यहां पर पॉसिबल है कि फोटोन विल स्कैटर्ड विद लो एनर्जी। इसका मतलब अगर आपके पास hc nu bar इंसिडेंट की फोटोन एनर्जी है, hc nu dash आपके पास स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है, तो जो आपका पास म्यू बार डैश होने वाला है ये आपका डेफिनेटली कम होगा म्यू बार से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है हर वक्त कि आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है, पहली सेम एनर्जी, सेकंड लो एनर्जी और थर्ड आपके पास होने वाली है हाई एनर्जी की। लेकिन अगर आप लोग यहां पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखना चाहोगे तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो आपके पास इंसिडेंट एनर्जी होती है hc nu bar, ये आपके पास किसके बराबर होगी, थोड़ी सी आपके पास कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर निकल गया है, कम एनर्जी आपके पास क्या हो गया, फोटोन बाहर निकल गया है,
और जो एनर्जी बच गई वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसे आप लोग क्या बोलते हो, रमन शिफ्ट की वजह से जो आपको एनर्जी ऐड करनी पड़ती है उसको आपने यहां पर डेल्टा ई से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया है। अब अगर मैं इसको इधर लेकर आऊं और मैं इसको इधर लेकर आऊं तो आपके पास क्या बन जाएगा, और ऐसे से मैंने क्या कहा है, ऐसे काट भी दिया, पास क्या बन जाएगा, म्यू बार डैश है ये आपके बराबर हो जाएगा म्यू बार माइनस ऑफ डेल्टा ई अपॉन में एच सी। और इस डेल्टा ई अपॉन में एच सी को ही आप लोग क्या बोलने वाले हो, रमन शिफ्ट बोलने वाले हो। और अगर आपकी स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो कब होगी, उस रीजन को आप लोग क्या बोलते हो, स्टोक्स रीजन बोलते हो। मैंने इस केस को बताया था कि आपके पास कोई ग्राउंड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल होगा, ये क्या होगा, एक वर्चुअल स्टेट तक एक्साइट होगा और वापसी में आकर वो कहां पे अटक जाएगा, आपके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर आकर अटक जाएगा। तो एक कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन तो रिलीज कर दिया, और ये जो आपके पास डेल्टा ई वाला गैप होता है इसे आप लोग क्या बोलते हो, रमन शिफ्ट बोलते हो। तो रमन शिफ्ट को आप लोग क्या बोलते हो, डेल्टा ई अपॉन में एच सी। वेव नंबर की फॉर्म में रमन शिफ्ट को आप लोग क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा ई अपॉन में एच सी। डेल्टा ई उनके बीच का गैप होगा, लेकिन डेल्टा ई अपॉन में एच सी आपके पास क्या होगा, रमन शिफ्ट होगा। जब स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करेंगे तो वहां पर आपके पास क्या होने वाले हैं, वेव नंबर की फॉर्म में आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर डाटा होगा। तो जो आपके पास लाइंस के बीच की स्पेसिंग होती है उसको आप लोग वेव नंबर के अंदर लेते हो। तो जब आप लोग यहां पर इसको वेव नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दो, सब लोग क्या बोलने वाले हो, रमन शिफ्ट बोलने वाले हो। तो अब चलते हैं आगे, थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होने वाली है, फोटोन इज स्कैटर्ड विद एनहेंस एनर्जी। आपके पास एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कब होगी आपके पास वो, जब आपका मॉलिक्यूल पहले से कहां पर होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा। कहां चला गया वो, एक वर्चुअल स्टेट के अंदर जाएगा, और वर्चुअल स्टेट में जाने के बाद वो वापस से कहां पर आ जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो कम फ्रीक्वेंसी का या फिर कम एनर्जी का उसने क्या किया है, फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपके पास जो फोटोन है उसको क्या कर दिया, यहां पर बाहर स्कैटर्ड कर दिया है। तो यहां पर आपके पास क्या बनने वाला, डेल्टा ई बनने वाला है। और इस डेल्टा ई को आप लोग क्या बोलोगे, डेल्टा ई आपके पास रमन शिफ्ट की वजह से आया है, और रमन शिफ्ट यहां पर भी आपके पास क्या निकलने वाली है, डेल्टा ई प्लस में एच सी निकलने वाली है। लेकिन यहां पर जो आपके पास ये स्कैटर्ड फोटोन होगा इसको आप लोग क्या बोलते हो, म्यू बार डैश बोलते हो। ये आपके पास क्या होने वाला है, म्यू बार प्लस का डेल्टा ई अपॉन में एच सी। क्योंकि जो आपके पास यहां पर ये स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास सेकंड स्कैटर्ड फोटोन का वेव नंबर है, ये आपके पास ज्यादा होगा। ये किसका है, आपके पास इंसिडेंट का है। ये आपके पास क्या होगा, ये रमन शिफ्ट हो गई है। तो अगर आपके पास वेव नंबर बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, एंटी स्टोक्स रीजन बोलते हो। एक बार मैंने यहां पर शो किया हुआ है कि आपके पास किस रीजन के अंदर किस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। अगर आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से गया वर्चुअल में, आपके पास कहां पर अटक गया, वो एक्साइटेड के अंदर अटक गया है, तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, स्टोक्स रीजन के अंदर बोलने वाले हो। अगर आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड से गया है, ग्राउंड में ही आ गया, या फिर एक्साइटेड से गया है और एक्साइटेड के अंदर इसे क्या बोलते हो, रेले वाइलाइन बोलते हो। उसके बाद अगर आपका पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आ जाएगा, इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, एंटी स्टोक्स रीजन बोलने वाले हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए हर वक्त जब भी आप लोग एक रमन स्पेक्ट्रा को पढ़ने वाले हो। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि रमन शिफ्ट में जो आपके पास डेल्टा ई है, अगर ये डेल्टा ई आपके रोटेशन एनर्जी के गैप का बराबर हुआ तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा बोलते हो। और अगर आपका डेल्टा ई वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच के गैप का हुआ तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा बोलने वाले हो। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कोरस्पोंडिंग क्या देखेंगे, सिलेक्शन रूल देखेंगे, पॉपुलेशन रेशो देखेंगे और बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन देखेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैंने यहां पर लिखी हुई है। द एनर्जी डेल्टा ई विच इज एडेड अप और गिवन अप बाय द मॉलिक्यूल मे बी द वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी। सो वी मे हैव टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशन रमन और आपके पास रोटेशन रमन होने वाला है। कुछ ऐसी बातें जो इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको कॉमनली याद रखनी है, जिसको आप लोग ऐसा याद रखो, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि कौन से मॉलिक्यूल आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रा देते हैं। अगर मैं बात करता हूं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, रोटेशन पढ़ लिया है, रोटेशन नहीं दे रहा था ये, वाइब्रेशन पढ़ लिया, वाइब्रेशन भी नहीं दे रहा था ये। तो अगर आपको होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को निकालें तो आप लोग कैसे निकालोगे, आपके पास तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर से वाइब्रेशन भी नहीं दे रहा है और रोटेशन भी नहीं दे रहा है। लेकिन रोटेशन रमन के अंदर आपके पास ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ने वाले हैं और रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक्टिव होते हैं ये आपको एज सच पता होना चाहिए। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक एटम आपके पास रोटेशन नहीं देगा, वाइब्रेशन आपको नहीं देगा, लेकिन रोटेशन रमन देगा और साथ ही साथ वो आपको क्या देता है, इलेक्ट्रॉनिक भी देता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर आपका मॉलिक्यूल रहा स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, तो रोटेशन रमन ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और 90% ऑफ द मॉलिक्यूल आपके पास कैसे होने वाले हैं, वाइब्रेशनल रमन एक्टिव होने वाले हैं। ये कुछ स्टेटमेंट है, मैंने आपको समझाया नहीं है, पर इसे आप लोग क्या करो अभी एज सच के लिए याद कर लो। जब पढ़ेंगे तो आपको मैं सारी बातें एकदम से समझाने वाला हूं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी। के पास क्या है, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। प्योर रोटेशन रमन लाइंस अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेले लाइन व्हेन ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स फ्रॉम वन रोटेशन एनर्जी स्टेट टू अदर विद इन द सेम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। आपको पता है कि वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, रोटेशंस के एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपके पास कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है,
यहाँ पे पास क्या होते हैं, यहाँ पर वाइब्रेशंस के लेवल होने वाले हैं और इन वाइब्रेशंस के लेवल के बीच में ही आपके पास क्या होने वाले हैं, रोटेशंस के एनर्जी लेवल्स होते हैं, यहाँ पर होने वाले हैं रोटेशन के एनर्जी लेवल होने वाले हैं। तो अगर आपका पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल इस टाइम पे कहां पर है, अगर आपका पार्टिकल को यहां पर है और यहां से कहां गया, एक वर्चुअल स्टेट में गया और अगर ये वापस से अपने रोटेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर ही आ जाता है, मान लीजिए यहां पर वापस आ गया है, तो इस टाइप के टेंशन को आप लोग क्या बोलते हो, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हो। क्योंकि आपके पास जो पार्टिकल है, जो आपके पास ये डेल्टा, ये जो गैप है, ये डेल्टा ही आपके पास इसके बराबर है, आपके पास रोटेशन एनर्जी लेवल के गैप के बराबर है। और सिलेक्शन रूल पढ़ने वाले हैं सर कि क्या इसके अंदर भी आपके पास डेल्टा जे इक्वल टू 0 अलाउड होता है, क्या डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 अलाउड होता है, या फिर डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 2 अलाउड होता है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर वो एक सेम वाइब्रेशंस के रोटेशन लेवल से निकला और वहीं पर ही वापस आ गया, उसे आप लोग क्या बोलते हो, प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हो। अब पढ़ते हैं आगे, उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है, टू अकर अ रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा द ग्रोस सिलेक्शन रूल इज दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसका मतलब क्या है, पहले आप लोग उसको समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, एबीसी मॉलिक्यूल नाम दे रहा हूं, और उसके बाद आपने यहां पर एक क्या कर लिया, एक्सिस ड्रॉ कर लिया, आपके पास कैसे एक्सिस है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हो। अब आपको दो चीजें करनी है, पहली चीज आपको क्या करनी है, अपनी मॉलिक्यूलर एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आप लोग क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करो। उसके बाद आप लोग क्या करो, अल्फा को कैलकुलेट कर लो, अल्फा क्या होता है बताने वाला हूं। उसके बाद आप लोग क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग क्या करो, परपेंडिकुलरली अप्लाई करो, और उसके बाद भी आप लोग क्या करो, अल्फा को कैलकुलेट कर लो। अब ये अल्फा आपके पास क्या होता है, तो अल्फा आपके पास क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होती है। इसको आप लोग कैसे निकालते हो, देखिए जब भी आप लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक चेंज करोगे तो आपके पास इस मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका डायपोल मोमेंट होने वाला है वो भी आपके पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जनरली जो आपका म्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट आपके मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट होने वाला है। और अगर आपको इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और उसी कांस्टेंट को आप अल्फा से डिनोट करते हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, पोलराइजेबिलिटी बोलते हो। अब एक बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग, यानी कि उसके बिल्कुल पैरेलल आपने क्या डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसके बाद जो आपने इस अल्फा को कैलकुलेट किया है, अगर मैं बोल रहा हूं इसको अल्फा पैरेलल, और उसमें आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, और यहां से आपने क्या किया, कैलकुलेट अल्फा को कैलकुलेट किया, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। और अगर आपका ये अल्फा परपेंडिकुलर और अगर ये आपका अल्फा पैरेलल, ये दोनों इक्वल होते हैं, सब लोग क्या बोलते हो, आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल बोलते हो। और अगर आपका ये अल्फा परपेंडिकुलर और अल्फा पैरेलल आपका नॉट इक्वल, वैसे आप लोग क्या बोलते हो, एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल बोलते हो। और आपका रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्रोस सिलेक्शन रूल ये कह रहा है कि आपका वही मॉलिक्यूल एक्टिव होने वाला है जिसके अंदर जो आपका ये अल्फा परपेंडिकुलर होता है ये आपके पास नॉट इक्वल हो किसके, अल्फा पैरेलल के, यानी कि आपका मॉलिक्यूल कैसा हो, एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं इस चीज को आपको दोबारा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मैंने यहां पर उसे अलग से लिखा भी हुआ है, इफ अल्फा परपेंडिकुलर इज इक्विवेलेंट टू अल्फा पैरेलल दैट इज नोन एज आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल। और अगर आपका ये अल्फा परपेंडिकुलर इज नॉट इक्वल टू अल्फा पैरेलल, इसे आप लोग क्या बोलते हो, एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल बोलते हो। तो ये आपका है ग्रोस सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन में पढ़ने वाले, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इन स्फेरिकली टॉप रोटर मॉलिक्यूल द पोलराइजेबिलिटी इज स्फेरिकल एंड देयरफॉर रोटेशन विल नॉट चेंज द पोलराइजेबिलिटी। अब आपको इस बात को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से अपने मॉलिक्यूल को एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रोटर क्लासिफाई करते हो। क्या होता है आपके पास स्फेरिकल टॉप रोटर मॉलिक्यूल, क्या होता है आपके पास एसिमेट्रिक रोटर, क्या होता है आपके पास सिमेट्रिक रोटर, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी जब मैंने आपको पढ़ाया था रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर मैं बात करता हूं कि स्फेरिकल टॉप रोटर मॉलिक्यूल की, तो उस केस के अंदर आपके पास जो पोलराइजेबिलिटी होती है पास क्या होती है, स्फेरिकल होती है। इसका मतलब आप डालोगे अल्फा परपेंडिकुलर निकालोगे, आप निकालोगे अल्फा पैरेलल निकालोगे, वो आपके पास सेम निकल कर आने वाला है। अगर वो सेम निकला उसे आप लोग क्या बोलते हो, आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल बोलते हो। और अकॉर्डिंग टू ग्रोस सिलेक्शन रूल आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए कैसा, एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल। तो अगर वो आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल है तो आपके पास वो कैसा हो जाएगा, रोटेशन रमन इनएक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए आपके पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। ये चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, एफ अल्फा परपेंडिकुलर इज इक्विवेलेंट टू अल्फा पैरेलल, इसे आप लोग क्या बोलते हो, आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल बोलते हो। और ये कैसे होते हैं, रोटेशन रमन इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ बुक्स के अंदर इस अल्फा परपेंडिकुलर माइनस अल्फा पैरेलल को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा अल्फा से डिनोट करते हैं। और अगर ये डेल्टा अल्फा इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है। और इन दोनों को इक्वल दिखा लो या फिर आप लोग डेल्टा अल्फा को 0 बोल लो, बात क्या होती है, सेम ही होती है। तो डेल्टा अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा परपेंडिकुलर माइनस का अल्फा पैरेलल का मैग्नीट्यूड। आप लोग इसको अल्फा पैरेलल माइनस का अल्फा परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, उसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपको पहले क्या लगाना है। डेल्टा अल्फा रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर इनके बीच का डिफरेंस 0 होता है तो आप लोग क्या बोलते हो, आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल बोलते हो। और स्फेरिकल टॉप
प्रोटोन मॉलिक्यूल के लिए आपके पास कैसा आने वाला है, 0 आने वाला है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आखिर आपका इसका सिलेक्शन रूल क्या होने वाला है। देखिए अभी तक जितनी भी आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, जब पढ़ी थी रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पर आपके पास एक सिलेक्शन रूल था डेल्टा J इज इक्वल टू +-1। अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा होता है, रिजिड रोटर होता है। अगर आपका मॉलिक्यूल हुआ नॉन रिजिड रोटर, तो उस केस के अंदर भी आपका जो डेल्टा J था वो आपके पास +-1 ही था। अब वहां पर +-1 क्यों था, आपने उसको अच्छे से प्रूफ किया था, लेकिन बेसिकली वो आपके पास जो निकल कर आया डेल्टा J इक्वल टू +-1 वो इसलिए निकल कर आया क्योंकि आप लोग वहां पर एक फोटोन का यूज करते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जहां पर आपके पास 2 फोटोन का प्रोसेस होता है, तो उस केस के अंदर आपका जो डेल्टा J है वो आपके पास क्या निकल जाएगा, +-2 निकल जाएगा। इस चीज को भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखने के लिए आप लोग इससे याद कर सकते हो कि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो आपके पास एक 1 फोटोन प्रोसेस है, तो वहां पर आपके पास डेल्टा J इक्वल टू +-1 अलाउड है। अब क्योंकि रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक 2 फोटोन प्रोसेस है, तो यहां पर आपके पास डेल्टा J क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रूफ नहीं करा रहा हूं। प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके पास 2 फोटोन प्रोसेस होता है, इसलिए आपके पास जो डेल्टा J क्या हो जाएगा, आपके पास +-2 हो जाएगा। और डेल्टा J इक्वल टू 0 यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी रेले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेले लाइन वो लाइन है जहां पर आपके पास जो पार्टिकल है जिस स्टेट से निकला है उसी स्टेट के अंदर आ गया, वापस से आ गया है। तो अगर वो सेम स्टेट में आएगा तो डेल्टा J इक्वल टू 0 भी आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, अलाउड लेना पड़ेगा। तो डेल्टा J इक्वल टू 0 किसके लिए, रेले के लिए है, और डेल्टा J इक्वल टू +-2 किसके लिए है, रमन के लिए है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, डेल्टा J इक्वल टू +-2 बोलोगे। और अगर आपसे पूछता है कि आपको रेले के लिए क्या है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, डेल्टा J इक्वल टू 0 बोलोगे। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है एज अ स्कैटरिंग इज अ 2 फोटोन प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन इज कंसीडर्ड एज 1 फोटोन प्रोसेस, देन एज इन द केस ऑफ प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा द 1 फोटोन प्रोसेस सिलेक्शन रूल इज डेल्टा J इक्वल टू +-1। हियर इट इज 2 फोटोन प्रोसेस एंड थस द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा J इक्वल टू +-2 इन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि आखिर आपके पास सिलेक्शन रूल क्या होता है, ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या होता है, और आपके पास स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है फॉर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस सिलेक्शन रूल को आपको हमेशा याद रखना है। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे। तो जो आपके पास यहाँ पर डेल्टा J इक्वल टू +-2 आया है, इस +-2 के हिसाब से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपने EJ +2 माइनस का EJ निकालेंगे। और आपके पास जो एनर्जी एक्सप्रेशन होता है, आपको पता है कि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि आपका जो EJ होता है वापस क्या होता है, BJ इंटू में J+1 होता है। तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी। तो अगर आपने अभी तक रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन कांस्टेंट क्या होता है, रोटेशन क्वांटम नंबर क्या होता है, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है, सिलेक्शन रूल क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आखिर आपके पास जो एनर्जी एक्सप्रेशन होते हैं आप लोग कैसे डिराइव करते हो और कैसे आप लोग इनको याद करते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।